हेलो फ्रेंड्स, हम आप लोगों से उम्मीद करते होंगे कि आप लोग आरआरबी एनटी पब्लिकेशन के एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का बुक को प्रैक्टिस कर रहे होंगे और सही से सोल्व कर रहे होंगे। अगर आप सही से सोल्व कर रहे हैं तो आगामी समय में आते समय मैथ को मैं जिस तरह से क्वेश्चन को सोल्यूशन आप लोगों को दे रहा हूँ तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से एग्जाम को पास करेंगे। 6 महीने का टाइम है, 6 महीना हमारे साथ रहिए। हम उम्मीद करते हैं मैथ तो आपका बहुत अच्छे हो जाएंगे और हम कुछ नहीं करते, आप लोगों का प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिए तो आप कितना सीख रहे हैं कितना सीख नहीं रहे हैं। तो अगर आप सही से सीखते हैं तो अच्छी बात है, हमारा ही फायदा होगी। ये फायदा है कुछ लोग जाने कि कोई आदमी पढ़ाता है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि दिन ब दिन टाइम निकलते जाता है। जो पढ़ता है वो भी आगे जाएगा। जिस दिन आप मेहनत ना करें उस दिन कोई मेहनत कर रहा होगा, वो तो कहीं ना कहीं आप जरूर आगे जा रहा होगा। हम देखने जा रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का प्लेटफॉर्म का रूट सेट नंबर 3। सेट नंबर 3, सेट 3 क्या है कि सेट 3 का क्वेश्चन हम मैथ का सोल्यूशन देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी होते जा रही है तो इसलिए हम सिर्फ मैथ का ही सोल्यूशन देखते हैं। मैथ का सोल्यूशन का हम देते हैं। और आप क्या कीजिए कि अगर आपको क्वेश्चंस बुक नहीं है, इन केस में अगर आपने अपनी बुक खरीद ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है अगर आप बुक खरीद लेते हैं तो ठीक है। आप क्या कीजिएगा कि आपको बुक खरीद करके आपको बुक खरीदने की जरूरत पड़ेगी और सेट बनाने की। सेट बनाने से पता है कौन सा क्वेश्चन आती है कौन सा क्वेश्चन नहीं आती है। अगर जो नहीं आता उसे आप यहाँ देखिए, जो आती है उसे मत देखिए, उसे स्किप कीजिए और टाइम बजाइए और उतने समय प्रैक्टिस कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 41 कितना है 41 आप लोगों को आता है कि छोटा सा थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मार्कर डाल के हमने यूज करने के लिए मार्कर भी डार्क ले लिया और बड़ा भी ले लिया, हो गया। अब 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है तो 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न है जो आवर्ती दशमलव, आवर्ती और अनावर्ती दो तरह दशमलव कर रहा है कि इनमें से कौन सा है जो आवर्ती दशमलव है। क्या है? आवर्ती दशमलव है। ए है आवर्ती दशमलव है, रेकरिंग वाला नहीं है। नहीं, आवर्ती दशमलव नहीं है जो पूछ रहा है क्वेश्चन, माने रेकरिंग वाला नहीं, जिसको एकदम पूर्णतः कट जाए, माने कि आवर्ती दशमलव नहीं है। अब इसमें देखिए कौन सा इसमें नहीं है आवर्ती वाला। एक आवर्ती होते एक अनावर्ती होते हैं। एक लंबे समय में जाता है, जैसे 1/3 है तो वो काटते जाइए तो 0.3333 इन्फिनिटी टाइम में जाएगा। तो हम देखिए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर दिया है 8/1/56। तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म लिखने की जरूरत है। क्या पड़ता है? शॉर्ट फॉर्म में 8/56। शॉर्ट फॉर्म का मतलब होता है अगर कॉमन फैक्टर कोई आते हैं तो उस कॉमन फैक्टर को हटाना है। तो 8/56 है, इसको काटे तो 8 7 जब 57 तो 1/7 हो गया। फैक्टर देखिए तो इसका ओनली 7 का है। फर्स्ट सेकंड है, फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन है वो दिया हुआ, सेकंड क्या है? सेकंड है 6/56 है, 6/56। अब 6/56 एक कट रहा है 3 दूनी 6 और 28 दूनी 56 तो 3/58 20। इसको हर को ऐसा लिखिए कि अब इसको फैक्टर रूप में तोड़िए 2 × 7 है। थर्ड नंबर है क्या आपका 4/56। 4/56 इसको भी कीजिएगा तो 4 से 14 टाइम्स में 1/14 क्या लिखिएगा 1/2 × 7। फोर्थ नंबर है वो क्वेश्चन है 7/56 तो 56 8 1/8 तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ऑप्शन, हमको कैसे पता लगेगा? तो देखिए कि जिसके अगर हम कॉमन रूप में उसको सबसे लोएस्ट फॉर्म में तोड़ते हैं, लोएस्ट फॉर्म में तोड़ने के बाद अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर ओनली 2 हो, क्या हो? ओनली 2 हो या ओनली 5 हो या 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हो। मतलब समझ रहे बातों को? मतलब ये कि अगर कोई बोले कि इसमें कौन आवर्ती दशमलव नहीं है, माने कि जिसको बाद लंबा टाइम देना है छोटे से रूप में कट जाए,
तो जो कट जाएगा तो उसका फैक्टर देखना, उसका हर देखना है। 8/56 है, 6/56 है, 4/56 7। हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो 1/7 आ गया, 3/28 आ गया और 1/14 1/8 है। तो 1/7 का तो फैक्टर सिर्फ 7 ही होता है, लेकिन 28 का फैक्टर 2 × 2 × 7, 14 का 2 × 7 और 8 का 2 × 2 × 2 है, तो 3 8 आया। तब इस स्थिति में देखना है कि अगर जिसके फैक्टर में, हर के फैक्टर में अगर 2 हो या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ 2 या 2 और 5 की कॉम्बिनेशन हो, तो बहुत शांत होगा, मैंने कहा वो कहीं ना कहीं जाके पॉइंट पर टर्मिनेट होकर कट जाएगा पूरे। अगर इनके अलावा अगर कोई और हो, जैसे 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इनके अलावा कोई भी रहेगा तब वो आवर्ती होगा, माने उसको रेकरिंग वाला आएगा, कहीं ना कहीं इनफिनाइट पॉइंट को कटेगा, तभी पूर्णतः कटेगा नहीं। यानी आप याद रखिएगा क्या 2 5 एंड 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन को आएगा तो वो जाकर के आवर्ती नहीं होगा, बाकी सभी का आवर्ती होगा। नहीं कि अगर 2 5 और 2 एंड 5 का कॉम्बिनेशन ओनली रहेगा तो जाकर के वो रेकरिंग नहीं आएगा, कहीं ना कहीं पूर्णतः कट जाएंगे। यानी हमें बिना भाग दिए हुए, बिना काटे हुए कंफर्म तक काट देंगे, तो हम इसको भाग देते कहीं ना कहीं रेकरिंग आएगा, कहीं ना कहीं रेकरिंग इसमें रेकरिंग आएगा। क्वेश्चन नंबर 41 इस तरह से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। एक तांबे का तार है, उसको मोड़ करके पहले एक वर्ग बनाया गया, स्क्वायर बनाया गया स्क्वायर। अब कह रहा है इसको तांबे का तार है, एक तार लगा हुआ है। अब इसी तार को कन्वर्ट करके क्या कर रहा है कि जिसका क्षेत्रफल 121 वर्ग सेंटीमीटर, जिसका क्षेत्रफल है वो जा करके कितना है 121, सॉरी यहां लिखते हैं ये 121 मीटर स्क्वायर। अब इसी को कन्वर्ट करके एक सर्कल बनाया गया। क्या बनाया गया है, सर्कल। अब सर्कल बनाया गया है तो इसको इसका क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, आपको यही पूछ रहा है। कह रहा है कि एक जाकर के तांबे की तार से या तार से, तांबे की तार कोई वायर, उस वायर से एक स्क्वायर बनाया गया। उस स्क्वायर का एरिया 121 मीटर है। अगर उसी स्क्वायर को पूर्ण रूप से खोल करके एक सर्कल बनाया जाए तो सर्कल का क्या होगा। अब देखिए कि एक यहाँ तार है, तार कहाँ पर है, चारों ओर है, यानी कि बाउंड्री पर है, और यहाँ जाएगा तो भी बाउंड्री पर है, यानी दोनों का बाउंड्री इक्वल होगा, एरिया नहीं क्या बाउंड्री, क्योंकि ये वायर कहाँ लगे हुए हैं, बाउंड्री पर लगे हुए हैं। ये बाउंड्री पर लगे तो इसका बाउंड्री इक्वल होंगे। अब बताइए कि इसका एरिया दिया हुआ है, तो हम इंसुलेशन का फॉर्मूला बताएंगे तो बताते हैं क्या होता है, नहीं तो हम लिख देते हैं। एरिया जो उसका पेरीमीटर निकालना था, एरिया से पहले हम साइड निकालेंगे, साइड से पेरीमीटर निकालेंगे, परिमाप निकालेंगे, वही परिमाप उसका हो तो उसके परिमाप को परिधि हो तो परिधि से उसका क्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या क्षेत्रफल निकल जाएगा। हम सिंपल से लिखते हैं वर्ग का भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल होता है। अब बताइए कि अंडर रूट 121, और पिछले वीडियो में बताया है कि वर्गमूल 121 किसका होता है, 11 मीटर हो जाएगा। अब हमको बताए थे कि वायर चावला का पेरीमीटर है तो इसका पेरीमीटर होता है, हम वर्ग का परिमाप निकाल देंगे। तो वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुने भुजा, 4 4 इंटू साइड, ठीक ना। तो हम क्या लिखते हैं 4 गुने 11 यानी कि 44 मीटर आ गया। अभी 44 मीटर आ गया तो वर्ग की निकल गए, लेकिन यही परिमाप किसका परिमाप होगा, वो सर्कल का। और इस परिमाप को हम क्या बोलते हैं, इस परिमाप को हम बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। क्या बोलते हैं, परिधि। यानी वर्ग वृत्त का जो परिधि होगा या वृत्तानुमा जो आकृति है उसकी परिधि होगा क्या, 44 मीटर। हम यहां लिख सकते हैं वृत्त का परिधि या सर्कमस्टांस सी इक्वल टू हो जाएगा 44 मीटर। अगर 44 मीटर आ गया तो वृत्त का हम त्रिज्या निकाल देंगे, त्रिज्या निकाल सबसे निकल जाएगा। तो क्या होता है c/2 पाई, तो c हो गया 44/2 और 22/7। ऐसा नहीं सकता जो बटा का बटा कहाँ था, ऊपर था 44 गुने 7/44, 44 क्या होगा कैंसिल, यानी 7 मीटर। और हमें वृत्त का क्या पूछ रहा था, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 7 गुने 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 154 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कितना क्वेश्चन आसान था। एक कह रहा था कि एक स्क्वायर है जिसकी एरिया 121 मीटर है, तार से बना हुआ,
उसी तार को खोलकर दूसरे रूप में वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, तो देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। हम जानते हैं जिसको वृत्त स्क्वायर है वो वायर से बना, जो चारों बाहर से घेरा था, बाहर का जो घेरा उसको बोलते हैं परिमाप। तो क्षेत्रफल से पहले भुजा निकाल देंगे, भुजा से परिमाप निकाल देंगे, यही परिमाप यही तार यहाँ चला गया, यानी दोनों का परिमाप इक्वल हो जाएगा। अब परिमाप इक्वल हुआ तो वृत्त का परिधि निकल गया, कोई वृत्त के परिमाप को परिधि बोलते हैं, त्रिज्या निकाल दिया, उसका क्षेत्रफल निकाल दिए। कितना आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन इतने टफ नहीं पूछते हैं। और हम व्हाइट बोर्ड को साफ करेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 43 में एक बार पढ़ते हैं आपके पास। कह रहा है कि ए डब्ल्यू एक्स वाई जेड आरोही क्रम छोटा से बड़ा, बढ़ते से छोटे क्रम में है और इनको व्यवस्थित किया जाए। इनमें से न्यूनतम संख्याओं का औसत 18 है जबकि 3 अधिकतम संख्याओं का औसत 22 है, तो परिसर क्या है। कह रहा है कि 4 संख्या क्या है, 4 संख्याएं हैं आरोही क्रम, क्या आरोही क्रम में, आरोही क्रम इसका होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में डब्ल्यू एक्स वाई और जेड है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड है। इनमें से 3 छोटे का औसत, तीन छोटे का औसत माने का स्मॉलेस्ट 3 का औसत एवरेज, 3 छोटे का औसत कितना है, 18 है। 3 छोटे का औसत 18 है, 3 बड़े का औसत 22 है, तो इनका परिसर, इसका रेंज क्या होगा। अब देखिए 3 छोटे आरोही क्रम में, यानी शुरू वाला आगे वाला 3 छोटा और लास्ट का 3 क्या होगा, बड़ा। अब देखिए इसका मतलब लिख सकते हैं कि औसत और औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है कुल योग बटा कुल संख्या, ये होता है ना। एग्जाम को हम ओनली 5 बना तो बहुत कुछ शॉर्टकट में चल सकते थे, लेकिन हमको बेसिक क्लियर करनी है अभी। अब देखिए यहाँ औसत दिया हुआ 18, कुल योग तो 3 छोटे वाला का योग है डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई बटा 3। हम ऐसा लिख सकते हैं या तो डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 54। अगला क्या हो रहा है, 3 बड़े का औसत 22 है, यानी कि 22 इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई 3। यहाँ लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 66। अब देखिए क्या हम क्या चाह रहा है, एग्जामिनर कहना चाह रहा है इसका परिसर क्या है। परिसर में क्या होता है, परिसर का मतलब है बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा माइनस सबसे छोटा, यही परिसर होता है। तो सबसे बड़ा जेड है, सबसे छोटा क्या है डब्ल्यू है। तो अगर दोनों को घटाते हैं, दोनों क्या करते हैं घटाते हैं, फर्स्ट माइनस सेकेंड, ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड माइनस फर्स्ट, बड़ा में से छोटा को घटा दिए तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया, माइनस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 66 माइनस 54। अब देखिए माइनस डब्ल्यू, सॉरी डब्ल्यू को है ही नहीं, एक्स प्लस में एक्स माइनस में कट गया, वाई प्लस में वाई माइनस में एक कट गया, तो बच गया क्या जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया 12। तो परिसर का मतलब था सबसे बड़ा माइनस छोटा, तो सबसे बड़ा माइनस छोटा कितना आ गया 62। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो एक फॉर्मूला हमारा हो गया कि औसत और क्या होता है कुल योग बटा कुल संख्या, यही कुल योग और औसत होने कुल संख्या। अब इतनी आसानी से बन जाती है एग्जाम में। अगर आपको बेसिक क्लियर हो तो बहुत हम इजी से क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। कितना क्वेश्चन नंबर कितना 44 पर। अब 44 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 44 कर रहा है लॉजिक है डब्ल्यू एक्स और वाई की औसत मजदूरी क्या है, डब्ल्यू एक्स वाई की औसत मजदूरी क्या है, एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है, एक्स वाई जेड की
औसत मजदूरी, क्या औसत मजदूरी क्या है, एक क्वेश्चन है। अब पहला सेंटेंस दिया हुआ है बाई का वेतन, बाई का वेतन किससे, एक्स प्लस जेड का आधा है। आधा। सेकंड सेंटेंस है एक्स और वाई, एक्स और वाई एक साथ जेड से 40 अधिक कमाते हैं। और जेड रुपए कितना 500 कमाता है। देखिए अब बीच में कौन सा होना चाहिए, क्वेश्चंस में आते हैं, कह रहा है कि एक्स वाई जेड की औसत मजदूरी क्या है। हमें दो सेंटेंस से डिसाइड करना है कि क्या होगा जी। अब बाई का वेतन एक्स प्लस जेड का आधा है, लेकिन बाई का वेतन एक्स प्लस जेड का किसी भी जोड़ के दो का आधा हो सकता है। दूसरा करें एक्स और बाई एक साथ जेड से 40 पर अधिक कमाते हैं, एक्स और बाई के दोनों जोड़ जेड प्लस 40 है और जेड 40। अब देखिए सेकंड सेंस में जेड अगर 500 है तो एक्स और बाई का जोड़ कितना हो जाएगा 540। अब तीनों को जोड़े तो 500 प्लस 540 कितना हो जाएगा 1040। 1040 बटा 3 डिवाइड कर दें तो सेकंड सेंटेंस ही उपयुक्त है। सिर्फ ओनली टू, सिर्फ क्वेश्चन नंबर इसमें 2 ही उपयुक्त है, 2 से हम निकाल सकते हैं। हमने ज्यादा जरूरत ये बता देगा तो इससे हम बता सकेंगे जेड 500 है और एक्स और वाई की दोनों कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 40 अधिक तो 540 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के पता लग जाएगा। तो सिर्फ एवरेज निकालने के लिए सेकंड नंबर ऑप्शन से हम इजी वे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 की हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 12 वाला अधिक ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ का मतलब होता है यहाँ पर डिग्री है, डिग्री का मतलब 360 डिग्री है, तो उससे बना लीजिएगा एक एक मेथड से आसान है, क्योंकि मैं फिर बना थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। 46 बहुत आसान क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन देखेंगे हम। 46 मजदूरों के एक समूह ने एक निर्माण को 30 दिन में पूरा करने के लिए अपनी सेवा भी कर रहे हैं। एक मजदूर हैं, एक मजदूर उसे 30 दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में पूरा करते हैं। अब कहता है क्या, एक मजदूर 30 दिन में पूरा करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि उनमें से 15 मजदूर नहीं आए तो काश। अगर कहता है x माइनस 15 मजदूर हैं वो उसे 45 दिन में पूरा करते हैं, तो बताइए कि आरंभ में मजदूरों की संख्या क्या है, x की वैल्यू क्या है। अब देखिए कह रहा है क्या कि एक मजदूरों की एक समूह है जो 30 दिन में पूरा करते हैं, लेकिन उनमें से 15 मजदूर नहीं आए और काज 45 दिन में हो गया, तो बताइए कि कितने होते हैं। इसके सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं, m1 d1 t1। m1 जहां आदमी की संख्या, d1 जहां दिन की संख्या, t1 जहां क्या है टाइम है, बटा w1 जहां किया गया काम का भाग, m2 दूसरे वाला भाग में आदमी की संख्या, d2 जहां पर क्या है दूसरे वाले दिन की संख्या, और t2 जहां क्या है टाइम, और w2 जहां क्या है वर्क है। अब इस पर हम बनाएंगे तो इजी वे से बन जाएगा और सभी क्वेश्चन को हम इसी फॉर्मूला को यूज करके बनाएंगे। अब m1 क्या है, तो m1 कितना है एक आदमी 30 दिन, और t टाइम कितना भाग लेता नहीं करता दिया हुआ नहीं है, w वर्क भी नहीं दिया हुआ है, तो जो नहीं दिया उसको एक मान लेंगे। m2 कितना दिया x माइनस 15 और गुणे कितना t2 कितना 45। अब दोनों साइड में मल्टीपल है, पूरे रूप से कौन हम काट सकते, 15 दूनी 30 और 15 दिया 45, यानी 2x इक्वल टू 3x माइनस 45। अब इधर जाएगा प्लस से माइनस में, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 45, तो माइनस x इक्वल टू 45, माइनस 45 माइनस माइनस कैंसिल, x और कितना आ जाएगा 45। इनिशियल में x की वैल्यू थी वो 45 था। ये क्वेश्चंस का आंसर आ गए। तो कितने आसान है, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करना। तो अब इस तरह से क्वेश्चन को ई लेते कितना 47।
47 क्वेश्चन बहुत आसान है। कहता है क्या कि एक व्यक्ति ने 2 कार 2 लाख रुपए प्रति कार के हिसाब से बेचा, तो उसे 20% का लाभ, दूसरे में 20% हानि, तो उसे कुल जेल में कितने लाभ या हानि की होगी। अब देखिए कहता है एक व्यक्ति है वो 2 कार लिया, SP1 भी 20% 2 लाख है और इसमें उसको प्रॉफिट हो रही है 20%। दूसरा है दूसरे वस्तु का वो जाकर करके 2 लाख में खरीदा बेचा, यहां उसको लॉस हो रही है, वो हो रहा है 20%। तो बोल रहा है कि ओवरऑल P% और L%, माने कि ओवरऑल बताइए उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या है। एक में 20% की प्रॉफिट हुआ, दूसरे में 20% का लॉस हुआ, तो क्या हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चंस में अगर यदि दो वस्तु सामान्य मूल्य पर बेची जाती है और उसमें एक पर A% की प्रॉफिट यानी कि लाभ, दूसरे पर B% की हानि होगी, तो ओवरऑल P% और L% इक्वल टू क्या होगा। अगर दूसरे पर B% की हानि हो या लाभ हो, A% की प्रॉफिट या हानि, B% पर हानि या लाभ, दोनों चीज हो सकता है। तभी स्थिति में हम क्या करेंगे कि हम लाभ के लिए प्लस का निशान करेंगे, प्लस माइनस A, प्लस माइनस B, प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B बाई 100। ये देखिए समझ में बात तुमको, कहीं ऐसा नहीं या दोनों में लाभ हो। यदि दो वस्तु समान मूल्य में बराबर मूल्य पर बेची जाती है और उसमें एक पर 1% की प्रॉफिट या हानि होती है, दूसरे पर B% की हानि या लाभ होती है, तो बताइए कि क्या होगा। अगर प्रॉफिट में तो प्लस लिख देंगे, अगर लॉस में तो माइनस लिख देंगे। अगर प्लस में है तो प्रॉफिट होगा, माइनस में तो लॉस होगा, और इस तरह फॉर्मूला लिखाएंगे प्लस माइनस A प्लस माइनस B प्लस माइनस A इंटू प्लस माइनस B। अब देखिए अगर हमें दिखाना है तो पहले क्या करा, 20% की प्रॉफिट तो प्लस में 20 लिख देंगे, दूसरे में करा 20% की हानि तो माइनस 20। ये देखना है कि कहां कहां क्या दे रहा है। अगर प्रॉफिट उसे प्लस में दिखाएंगे और लॉस है उसे माइनस में दिखाएंगे। प्लस 20 इंटू माइनस 20 बाई 100 हो गया इस तरह का। अब देखिए क्या होगा, 20 प्लस माइनस माइनस 20 और प्लस 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 और प्लस माइनस का माइनस 400 बटा कितना 100। अब ये से तो कट गया यानी कि -4 आ गया, तो -4 ये परसेंटेज जो भी आएगा वो परसेंटेज में आएंगे, ये परसेंटेज आएंगे, तो ये 4% माइनस में आ गया। तो हम बताइए कि हम यहाँ प्लस वाला को प्रॉफिट लिखे थे, माइनस वाला को और हानि वाला को माइनस में, जब माइनस में आया यानी कि यहाँ 4% का हानि है। अगर यही प्लस में आता, अगर यही कैच में आता प्लस में, तो हम यहाँ पर क्या लेके चलते, प्रॉफिट मान के चलते, लेकिन हम यहाँ पर माइनस में आया यानी कि 4% ही हुई है, देखिए हानि हुआ है। अब इस तरह का क्वेश्चन है, इजी बनाने के बस एक और ट्रिक कर लीजिएगा, क्या हमको प्लस क्या लिखना है, ए और प्लस बी लिखनी है, या माइनस बी या माइनस प्लस ए या माइनस ए। प्लस ए का मतलब प्रॉफिट हुई है, माइनस ए का मतलब लॉस हुई है, प्लस बी का मतलब प्रॉफिट हुआ है, माइनस बी का मतलब हानि हुई है। और इस तरह से क्वेश्चन को हम बनाएंगे और इजी वे से बनेगा। ओवरऑल प्रॉफिट P और L% वो डिनोट करेगा, लास्ट में क्या आया, माइनस आया तो लॉस में, प्लस आया तो प्रॉफिट में। तो प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बाई 100।
प्लस माइनस दोनों सिंबल कौन सा लेके चलेगा, प्रॉफिट है तो प्लस वाला, लॉस है तो माइनस वाला। अगर प्रॉफिट है तो प्लस वाला, लॉस है तो माइनस वाला। अगर प्लस प्रॉफिट है तो प्लस वाला, लॉस है तो माइनस वाला लेके चलेंगे। अगर माइनस में आया तो लॉस हुआ, अगर बिना सिंबल का आया या प्लस में आया तो प्रॉफिट मान के चलेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन इलैबोरेट कर दिया मैंने आपको बहुत आसानी से। अब हम चलते हैं 48 क्वेश्चन नंबर पर। दो नल टैंक को कम से 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा नल से 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिया तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। अब क्वेश्चन से वर्क एफिशिएंसी और टाइम का क्या कह रहा है कि दो नल है जो 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल ऐसा है जो उसे खाली कर सकता है। लेकिन अगर बताइए कि तीनों नल एक साथ खोले तो टैंक कितने समय भरेगा। अभी तक क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखते हैं सीधे सीधे। दो नल है तो पहले ए है और बी है, और एक नल और है, कौन है, सी है, जो कि माइनस में खाली करने वाला। हम यहाँ टाइम लिख देते हैं, एफिशिएंसी लिख देते हैं और वर्क लिख देते हैं। अब कहा क्या रहा है कि दो नल कितने समय, एक 15 घंटे में और एक 20 घंटे में भर सकता है, और एक खाली करने वाला ए जी है। तो खाली करने वाला कितने में खाली कर सकता है, वो 30 घंटे में खाली कर सकता है। यानी ए बी सी तीन नल हो गए। अब हमको वर्क निकालना है, तो वर्क तीनों टाइम का एलसीएम निकालेंगे। तो 15 20 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब आपको बताए थे कि वर्क इक्वल टू होता है टाइम इंटू इफिशियंसी। अब यानी कि वर्क इक्वल टू टाइम इंटू इफिशियंसी, तो इफिशियंसी इक्वल टू क्या, वर्क बटा टाइम। तो 15 4 60, 20 या 60 और 3 दूनी 60। लेकिन जो खाली करा उल्टा काम करा उसका एफिशिएंसी क्या चिन्ह होगा, माइनस में होगी। अब कहा कि तीनों मिलकर के ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में भरेगा जी। अब ये दोनों में तो प्लस कर रहे हैं, लेकिन ये तो घटा रहा है ना, तो ये एफिशिएंसी तीनों को जोड़ेंगे। अगर तीन लोग मिलते हैं तो उनके टाइम भी जुड़े, उनकी एफिशिएंसी जुड़ करके काम समय कम होगा। तो 4 3 7 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 5, और 5 को 60 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि तीनों मिल करके दो भरने वाले खाली करके भी चलेंगे तो जो घंटा लगेगा वो 12 घंटे या मिनट घंटा, तो 12 घंटा में भर जाएंगे। यानी रिक्वायर्ड टाइम आएगा, जो पूछ रहा है क्वेश्चन का, वो टाइम आएगा आपका कितना, 12 घंटा। आसान क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 कह रहा है यदि संजीव राजीव से 25% अधिक प्राप्त करता है और संजीव धनजीव से इतना अधिक करता है, इतना रुपया संजीव का अंश करता कितना होगा। तीन दोस्त हैं, कंपेरिजन क्या, राजीव को संजीव को धनजीव से। देखिए क्या करा, राजीव को संजीव से और संजीव को किससे, धनजीव से। वाह वाह वाह। तो अगर हम धनजीव को मान लेंगे तो उसका रिलेशन किससे, राजीव से। नहीं, धनजीव का रिलेशन संजीव का किससे, राजीव। हम लिख देते हैं तीन तीन दोस्त हैं। कौन कौन है जी, राजीव है, और कौन है, संजीव है, और क्या है, धनजीव है। अब देखिए क्वेश्चन को इसको रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, अगर ये बनाएंगे तो कुछ आएगा, इससे आएगा कुछ आएगा, लेकिन हम उल्टे लेके चले तो इसी बेस हो जाएगा। अब क्या करा कि धनजीव से इतना अधिक, क्वेश्चन इसको उल्टा बनाएंगे, धनजीव से 20% अधिक। तो अगर ये 100 है तो क्या होगा, 100 प्लस 100 का 20%, तो 100 का 20% कितना आएगा, 20। तो 100 और 20 कितना हो जाएगा, 120। तो संजीव हो गया धनजीव से 20% ज्यादा, और राजीव क्या, राजीव संजीव से कितना, 25%। अगर आपको नहीं आता तो सीधे सीधे रफ में 120 प्लस 120 गुने 25 बटा 100। अब 25 4 100, 40 या 20 से कितना आ गया, 150। यानी 150 का हिस्सा है तीनों का, 150 120 और 100। लेकिन हमें अब क्या पूछा है, अब पूछ रहा है कि इस तरह के रेशियो में है, अगर ओवरऑल अगर इतना रुपये धनजीव का अंश तो कितना होगा। अगर भाई के तो इतना रुपये मैंने टोटल ओवरऑल दिया, टोटल दिया आपको 1110, टोटल पता है कि 1110, 1110 में धनजीव का हिस्सा कितना होगा, धनजीव का हिस्सा कितना होगा, धनजीव का क्या होगा जी। तो धनजीव का जो हिस्सा होगा बहुत आसान है, धनजीव का जो हिस्सा होगा वो 1110 मल्टीप्लाई बाई जो धनजीव का है वो लिखेंगे। तो धनजीव का कितना है 100, और बट्टा में बताया कि जो रहता है उसका हिस्सा लिखते हैं। क्या टोटल है, एक टोटल जोड़ के एक 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 शून्य हो गया, 2 अपान 2 कितना जाएगा 7, फिर 1 2 3 हो गया 37, एक कट गया 3 मरतबे में, एक शून्य से एक शून्य कट गया तो कितना हो जाएगा 300। यानी धनजीव को इस 1110 रुपये में मात्र 300 रुपये मिलेंगे। तो रिक्वायर्ड मान कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा।
और 300 सॉल्यूशन कहाँ पर है, 300 क्वेश्चन सॉल्यूशन ए नंबर है, तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, राजीव है जो संजीव से 25% एक्स्ट्रा और संजीव है जो धनजीव से 20% एक्स्ट्रा। तो हमने क्या किया, उल्टे मान लिए, धनजीव को 100 मान लिए तो संजीव का हो गया उसका 20% एक्स्ट्रा 120, और संजीव का राजीव का कितना होगा, तो राजीव का होगा संजीव का भी 25% एक्स्ट्रा, 120 प्लस 120 का 25% 150 आ गया। अब टोटल पता है धनजीव का हिस्सा कितना 1100 और गुने इसका हिस्सा लिख दिया 100, आई क्या टोटल है, तो तीनों को जोड़ करके रेशियो से बना दिया, अनुपात से बना दिए क्वेश्चन नंबर 49। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब एक घड़ी की कीमत 30% कम हो जाती है तो बेचे जाने वाले घड़ियों पर 30% की वृद्धि हो जाती है तो आय पर क्या प्रभाव होगा। सिंपल सा जो रूट हमने यहाँ पर बताए हैं कि ओवरऑल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, ओवरऑल इंक्रीज, सेम क्वेश्चन है यही लगाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, जो हम यहाँ फॉर्मूला बनाए वही लिख देंगे। क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी बाई 100। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक कंपनी है, कंपनी ने अपने इंक्रीमेंट गाड़ियों के मूल्य पर 30% की वृद्धि कर दिया। क्या कर दिया, 30% की वृद्धि कर दिया। अब बताइए कि उसे ओवरऑल कितने की इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हुई। अब बताइए कि क्या करा, वो पहले 30% दाम को बढ़ा दिया तो प्लस 30 हो गया, और फिर क्या करा उसने, करा फिर उसने उसकी विक्रय में कमी हो गई है तो माइनस 30 और प्लस 30 इंक्रीज हुई है, बिकेम लॉस है तो माइनस 30/100 हो गया। अब देखिए कि 30 प्लस में आ गया माइनस 30 हो गया, प्लस 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 माइनस 90/100 900। अब एक शून्य से कट गया, दो शून्य से उसको यानी माइनस 9 आया, यानी हम कह सकते हैं ओवर उसको जो आय में 9% की लॉस है, यानी क्या हो गया 9% का उसे लॉस हुई है, 9% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। सेम जो एसपी वाला जो लगता है कि दो वस्तुओं का समान मूल्य पर अगर बेचे जाते हैं तो उनमें से एक पर 1% की प्रॉफिट है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, क्या होती है, अगर एक चीज में सम परसेंटेज को इंक्रीमेंट करके फिर बाद में उसी को उतने को लॉस कम कर दिया जाता है तो बताइए कि ओवरऑल क्या होगा, 9% का यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। समझ बातों को, सिंपल से लगा दिया। कह रहा है कि एक बस घड़ी की कीमत में 30% की वृद्धि गई या उसके उत्पादन में 30% की वृद्धि कर दी, लेकिन उसके जाके क्या करा, उसके सेल्स में 30% की कमी, तो ओवरऑल क्या उसको लॉस या प्रॉफिट हुआ। तो हमने प्लस 30 माइनस 30 प्लस माइनस 30 वाला सॉल्व कर दिया। ओवरऑल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ही होता है ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का।